आज की ये कहानी एक ऐसे मर्डर केस की कहानी है जिसमें कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस वालों के पास 10,000 लोगों की लिस्ट थी और इन 10,000 लोगों में एक कातिल था और पुलिस वालों को इन 10,000 लोगों में से एक कातिल को पकड़ना था। लेकिन पुलिस वाले इन 10,000 लोगों में एक कातिल को पहचानते कैसे हैं? ये कहानी इसी पे बेस्ड है। आज की ये कहानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक इलाके में एक वाइन शॉप है। इस वाइन शॉप में दो वर्कर हैं, एक का नाम भीखन यादव और दूसरे का नाम लक्ष्मण मोरे। ये दोनों रात के 9 बजे, तारीख थी 22 मई 2019, रात के 9:30 ये अपनी वाइन शॉप को बंद करते हैं और बंद करने के बाद अपनी बाइक से ये अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और उनके साथ उस दुकान की जो कलेक्शन होती है यानी 4 लाख रुपए वो उनके साथ में थी और वो अपनी घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दो बाइक सवार आते हैं, वो रोकते हैं गाड़ी को और रोकने के बाद उनसे लूट करने की कोशिश करते हैं। लूटपाट के दौरान क्योंकि इनके पास 4 लाख रुपया था और ये भी पैसा उनका खुद का नहीं था, उनके शॉप के ऑनर का था। अब वो जब लूटपाट शुरू होती है तो वो इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद जो लुटेरे होते हैं उनमें से एक लुटेरा इन दोनों को चाकुओं से अंधाधुंध वार करता है। दोनों को चाकुओं से मारने के बाद जब ये दोनों सड़क पर गिर जाते हैं तो ये बाकी के लुटेरे पैसे को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर जब आसपास के लोगों की नज़र पड़ती है, क्योंकि रात के 9:30 बज गए थे, सन्नाटा इलाका हो गया था, जो वहां से राहगीर गुजर रहे थे, जब वो देखते हैं फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है। पुलिस वहां से जब देखती है तो उनमें से एक व्यक्ति अभी जिंदा था जबकि एक व्यक्ति की मौके पे मौत हो जाती है। लक्ष्मण मोरे अभी जिंदा था और भीखू यादव उसकी मौत हो चुकी थी। अब लक्ष्मण मोरे को पुलिस फौरन हॉस्पिटल भेजती है, एम्बुलेंस बुलाकर। हॉस्पिटल वो चला जाता है, बाकी इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर मौजूद जितने भी एविडेंस होते उसे पुलिस कलेक्ट कर लेती। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद अब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन इस मौका वारदात पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था जो इस कत्ल की कोई गवाही दे सके। अब पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अब ये इंतज़ार कर रहे थे कि लक्ष्मण मोरे को होश आए तो उससे बात की जाए, उससे पूछा जाए कि क्या हुलिया किस रंग का कौन था। अब पुलिस वाले जब उसका इंतज़ार करते हैं लेकिन लक्ष्मण मोरे को 3 दिन तक होश नहीं आता। वो इतनी सीरियस कंडीशन में था कि ये लग रहा था कि शायद अब इसका भी बचना मुश्किल हो। लेकिन इत्तेफाक से तीसरे दिन जब शाम होती है तो उसे होश आ जाता है। पुलिस वालों को जैसे ही ये पता चलता है कि उसे होश आ गया, फौरन उसका बयान नोट कराने के लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर लक्ष्मण मोरे का पूरा बयान लेते हैं। बयान में उसने जो जो चीज़ बताई वो सारी चीज़ें वो नोट करते हैं। लेकिन लक्ष्मण मोरे फिर भी बताने के बावजूद उस कातिल का हुलिया नहीं बता सकता था। उसकी वजह ये थी कि इन सब चीज़ के साथ जब लुटेरे उसे लूटने आए थे तो वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं था। इस तरीके से उनके पास अब कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे कातिल की पहचान की जा सके। फिर भी जब भी पुलिस वालों को ज़रूरत पड़ती उससे पूछताछ करते, एक एक जो क्लू होता वो उससे निकालने की कोशिश करते। अब सब कुछ करने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस अभी तक कातिल की पहचान और कोई भी ऐसे एविडेंस से जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके अनजान थी। उसे कुछ भी नहीं ये पता था कि किस तरीके से कातिल तक हम पहुंच सकते। पुलिस वाले जब थक हार जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, 2 महीना गुजर जाता है, तो पुलिस वालों की नज़र एक बार दोबारा से उस एविडेंस पे पड़ती है जो एविडेंस वो लोग उस मर्डर के स्पॉट से कलेक्ट किए थे। जहाँ पर ये कत्ल हुआ वहाँ से जितने भी सामान को पुलिस वाले उठाए थे वहाँ से वो सामान को दोबारा से चेक करते हैं। जब उसे चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इनमें 2 स्लीपर है और दोनों अलग अलग ब्रांड के, यानी एक तो ब्रांडेड है और एक लोकल चप्पल है। अब पुलिस वाले उस ब्रांड की शॉप पे जाते हैं, वहाँ से पता लगाते हैं कि किसी तरीके से उनके पास कोई क्लू आ जाए कि ये किसने चप्पल खरीदी, किस तरीके की ये चप्पल कहाँ पर बेची गई। लेकिन शॉप के मालिक जितने भी वहाँ पर इस तरीके की चप्पल बिकती, उनके शॉप के मालिक ने एक ही जवाब दिया कि हमारे यहाँ लगभग कई हज़ार लोग आते हैं इस तरीके से चप्पल लेने और किसी की भी लिस्ट हम लोग बना कर नहीं रखते कि ये चप्पल हमसे ख़रीद कौन रहा है, ले कौन जा रहा है, ये कोई भी लिस्ट हम बना कर नहीं रखते। पुलिस वालों की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। इसी बीच
उन एविडेंस में एक एविडेंस ये था कि उसमें एक बटन था, एक बटन जो कि एक टी शर्ट का बटन था। पुलिस वालों की जब उस पर नज़र पड़ती है तो जब वो बटन देखते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि शायद ये बटन जिनके ऊपर हमला हुआ उनमें से किसी का हो। पता लगाया जाता है तो पता चलता है नहीं, उनमें से किसी भी व्यक्ति का इस तरीके का कोई बटन नहीं था। तो फिर वो उस बटन को गौर से देखते हैं तो उस पर कुछ वर्ड लिखे होते हैं और वो वर्ड था रोप प्लास्टेज। ये रोप प्लास्टेज जब वो देखते हैं तो उसके बारे में वो पता करने की कोशिश करते हैं। वो सभी तरीके से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये रोप प्लास्टेज क्या है। पता करने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अब वो इंटरनेट पे इसके बारे में खंगालते हैं। जैसे ही वो गूगल पे लिखते हैं रोप प्लास्टेज तो एक ऑनलाइन कंपनी सामने आती है जो कि ऑनलाइन सामान को बेचा करती है। अब पुलिस वाले जैसे ही उसकी लिस्ट खंगालते चेक करते हैं तो उसी में एक टी शर्ट पे पुलिस वाले की नज़र पड़ती है और वो टी शर्ट भी उसी बटन के साथ लगा हुआ था जो कि रोप प्लास्टेज का था। ये कंपनी रोप प्लास्टेज थी। पुलिस वाले जैसे ही ये देखते हैं फिर उस कंपनी को ईमेल करते हैं, अपनी सारी बातों को बताते हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी थी वहाँ से जवाब आता है और जवाब ये होता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कई हज़ार लोग हैं जो इस टी शर्ट को ख़रीदते हैं और पहनते हैं, हमसे लेकर जाते हैं, और हम किस तरीके से बता दें कि ये बटन किस टी शर्ट का है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा आप इतना बता दीजिए कि महाराष्ट्र के इस औरंगाबाद इलाके में कितनी टी शर्ट इस तरीके की बेची गई। अब कंपनी वाले सारी लिस्ट निकालते हैं। जब वो लिस्ट निकाली जाती है तो पता चलता है कि टोटल जो औरंगाबाद के उस इलाके में ये टी शर्ट बिकी हुई हैं वो 10,000 बायर्स हैं, यानी 10,000 खरीदार हैं जो ये टी शर्ट खरीदे हुए हैं। अब पुलिस वालों को जैसे ही ये पता चलता है कि ये 10,000 लोग हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि वो लिस्ट हमें दी जाए। कंपनी वाले वो लिस्ट भेज देते हैं 10,000 लोगों की। लेकिन अब भी पुलिस के पास ये कंफर्म नहीं था कि ज़रूरी है कि जो ये टी शर्ट में जो बटन थी और ये टी शर्ट पहनने वाला ही कातिल हो या ख़रीदने वाला ही कातिल हो। पहनने वाला तो हो सकता है लेकिन ख़रीदने वाला कातिल है ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि हो सकता है कि वो इस टी शर्ट को ख़रीदे और किसी को गिफ्ट कर दे तो जो पहना हो वो अलग हो, ख़रीदने वाला अलग हो। इस तरीके से पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन पुलिस ये सोचती है कि कहीं और दिमाग लगाने से अच्छा ये है कि पहले इस 10,000 लोगों पे निगाह गड़ा ली जाए और यहाँ से पता किया जाए, यहाँ से खूनी को खोजा जाए, तो हो सकता है कि वो हमें मिल जाए। पुलिस वाले पॉजिटिव वे में इसको लेकर जाते हैं और इसकी तलाश करते हैं। अब पुलिस वाले 10,000 लोगों में जब लिस्ट आती है फिर एक एक कर पता लगाते हैं किस तरीके से लोगों को ढूंढा जाए। करते करते वक्त गुजरता है, 6 महीना 7 महीना गुजर जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस को उस कलर की जो बटन थी और उस टी शर्ट का जो रंग होना चाहिए उस तरीके से बहुत कम ही टी शर्ट सामने आती, जिनमें जो गिनती थी उस टी शर्ट की वो गिनती थी 246। पहले 500 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए, उसके बाद 246 लोग। इन 246 में ख़ास बात ये थी कि बटन जिस कलर का था टी शर्ट भी उसी कलर की थी, यानी अलग कलर पे अलग कलर की बटन नहीं लगी होती। जिस कलर की टी शर्ट होती उसी कलर की उस पर बटन होती। तो ये बटन जिस कलर की थी यानी पिंक कलर की, उसी कलर की टी शर्ट भी होनी चाहिए। तो टोटल जो खरीदार थे वो पिंक कलर की जो टी शर्ट की लिस्ट आती है वो आती है 246। अब 246 में से कातिल को कैसे ढूंढा जाए? अब ये करने के लिए पुलिस वाले ये चेक करते हैं कि इनके बायोडाटा निकाले जाएं कि ये किस तरीके की खरीदो फरोख्त ऑनलाइन करते रहते हैं। जब उसकी लिस्ट निकाली जाती है तो सारे लोगों को चेक करने के बाद एक व्यक्ति ऐसा सामने आता है जो ऑनलाइन ये टी शर्ट तो खरीदता है, लेकिन इसके साथ वो कुछ और भी शॉपिंग करता है। और वो शॉपिंग ये होती है कि वो 2 चाकू ऑनलाइन बाई करता है, यानी 2 चाकू वो ऑनलाइन खरीदता है। जैसे ही पुलिस वालों को उसके बारे में पता चला, पुलिस वाले उसका पता लगाने लगते हैं। पता ये चलता है कि जिस इलाके में ये लूट हुई वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ का ये व्यक्ति रहने वाला है, और इस व्यक्ति ने ऑनलाइन चाकू भी खरीदा है और उसका नाम अजय रगड़े। अजय रगड़े नाम का ये व्यक्ति कुछ दिन पहले चाकू खरीदता है, उससे पहले टी शर्ट खरीदता है। पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं, पूछताछ के लिए अपने थाने लेकर आते हैं। पूछताछ में वो शुरू से आखिर तक यही बताता रहा कि उसका इस कत्ल से, इस लूट से कोई भी वास्ता नहीं। अब पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वो टूट जाता है। वो बताता है कि हाँ, ये लूटपाट और ये कत्ल उसी ने किया है। उसके साथ 2 और व्यक्ति थे, एक का नाम संदीप गायकवाड़ था
और दूसरे का नाम चेतन गायकवाड़। चेतन गायकवाड़ और संदीप गायकवाड़ उस वक्त उसके साथ थे जब अजय रगेड़े इन लोगों को मार रहा था और उनसे लूटपाट कर रहा था। यानी ये 3 लोग थे जो लुटेरे थे। अब पुलिस वालों को जब पता चलता है तो बाकी चेतन गायकवाड़ और संदीप गायकवाड़ को भी उठाया जाता है। अब उनसे पूछताछ की जाती है कि किस तरीके से तुम्हें पता चला कि उनके पास 4 लाख रुपए हैं और वो इस रास्ते से घर जाएंगे। वो बताते हैं कि इस लूट को करने से पहले वो लोग कई दिनों तक इस वाइन शॉप की रेखी करते हैं और वो ये नज़र डालते हैं कि कब ये लोग अपनी शॉप से घर जाते हैं और कितना पैसा किस तरीके से इस शॉप में बिक्री होती है, कितने कस्टमर यहाँ पर होते हैं। तो हमें ये अंदाज़ा हो चुका था कि इनके यहाँ इतने कस्टमर हैं कि रात में इनकी जो इनकम होती है वो एक मोटी रकम होती होगी। इस बेस पे हम लोगों ने इस लूट को प्लान किया था और जब ये लोग अपने घर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हम लोगों ने इससे सिर्फ लूट का इरादा किया था, लेकिन ये लोग उसका विरोध करते हैं, हमसे भिड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो चाकू था उससे हम लोगों ने इनके ऊपर वार कर दिया। जबकि इनमें से एक व्यक्ति अभी जिंदा है, बाकी एक व्यक्ति की उसी वक्त पर मौत हो चुकी थी। अब पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद फिर इन्हें जेल भेज देते हैं। ये थी आज की एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस के पास 10,000 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें से एक कातिल को ढूंढना था और पुलिस ने उस कातिल को पकड़ भी लिया। और कातिल के पकड़े के जाने के साथ उसके 2 साथी भी साथ में बोनस के तौर पर पुलिस को मिल जाते हैं। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।